नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। जो पिछली वीडियो थी वो उस वीडियो का पहला पार्ट थी। आज ये हम दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 25वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 24 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2 अवस्थाओं के बारे में हमने उन वीडियोज़ में जान लिया था, तो यहाँ पर हम तीसरी अवस्था के बारे में जानते हैं, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। बच्चों में इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। पियाजे ने मूर्त संक्रियापद को व्यावहारिक और क्रियाशील चिंतन वाले इस स्तर की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया। इस स्तर की मूल विशेषताओं में एक भौतिक संसार की तार्किक स्थिरता की पहचान है, अर्थात किसी भी वस्तु का रूप, तत्वों का रूप बदला जाता है तो उनकी कई विशेषताएं उसी रूप में रहती हैं और इस स्थिति में उनके पहले रूप की पुनराप्राप्ति संभव है। सरल शब्दों में देखा जाए तो इस अवस्था में बच्चों में यह समझ विकसित हो जाती है कि कुछ स्थितियों में किसी वस्तु की मूल विशेषताएं संरक्षित रहती हैं और वस्तु का रूप परिवर्तन करके पुनः उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार किसी बच्चे की संरक्षण पर आधारित समस्या को समाधान कर सकने की योग्यता तार्किकता के 3 मूल पहलुओं की समझ पर आधारित है। जो 3 मूल पहलू हैं, पहला पहचान या समस्या के साथ तादात्म्य स्थापित करना, तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना उन चीज़ों का। दूसरा क्षतिपूर्ण, तीसरा प्रतिवर्त्यता। समस्या की पहचान में प्रवीणता के पश्चात विद्यार्थी यह जानता है कि यदि किसी चीज़ में कुछ जोड़ा जाए या घटाया नहीं जाता है तो वह चीज़ उतनी ही रहेगी। जैसे हमने पिछले एक उदाहरण में जाना था ना कि 2 गिलास थे हमारे पास, समान आकार के गिलास थे, दोनों में समान मात्रा में पानी था। एक गिलास के पानी को किसी संकरे गिलास में डाल दिया जाता था तो वो ऊपरी स्तर तक पहुंच जाता था, और जब बच्चे से पूछा जाता था कि किस में ज़्यादा पानी है तो वो संकरे गिलास की तरफ इशारा करता था। तो इस अवस्था में आने के बाद बच्चे में यह समझ उत्पन्न हो जाती है कि वो इतना समझ पाता है कि उसमें अगर कुछ घटाया नहीं जा रहा है या जोड़ा नहीं जा रहा तो उतनी ही मात्रा होगी। तो यहाँ पर वही था, तो वो चीज़ उतनी ही रहती है। क्षतिपूर्ण की समझ विकसित होने के बाद विद्यार्थी जानता है कि एक दिशा में एक स्पष्ट परिवर्तन का क्षतिपूर्ण उसी की दूसरी दिशा में परिवर्तन करके किया जा सकता है। वह इसी प्रकार की यदि कोई द्रव किसी ग्लास में दूसरे ग्लास में डाला जाता है, यानी कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाला जा रहा है और वह पिछले ग्लास की तुलना में ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है। जैसे हमने पिछले उदाहरण में जाना था कि यहाँ पर ही, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि एक ग्लास का पानी दूसरे में डाल दिया है, संकरे वाले में डाल दिया है, तो संकरे में वो ज़्यादा ऊपर तक दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है। इसका अर्थ है कि दूसरा ग्लास पहले की तुलना में संकरा है। जैसे कि हमने अभी भी जाना है कि संकरा ग्लास था तो इसलिए ऊपर तक स्तर में पहुंच जा रहा है पानी उसमें। प्रतिवर्त्यता समझ उत्पन्न होने के बाद विद्यार्थी हुए परिवर्तन को अपने मानसिक स्तर पर ही निरस्त कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिनाई कर सकते हैं उसको अपने माइंड के अंदर ही कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ग्लास संकरा है। अभी उदाहरण के में जो जाना था हमने, एक अन्य संक्रिया जिसमें इस अवस्था के बच्चे दक्षता प्राप्त करते हैं वह वर्गीकरण की संकल्पना है। वर्गीकरण का अर्थ है किसी एक विशेषता के आधार पर समूह में सम्मिलित वस्तुओं को बांटना, अर्थात बच्चे किसी समूह में एक वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस समूह की प्रत्येक वस्तु को उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित कर सकने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग समूह में विभाजित करने की उनमें योग्यताएं उस बच्चे में आ जाती है। क्रमीकरण, यहाँ पर एक टॉपिक है क्रमीकरण। क्रमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े से छोटे या इसके विपरीत व्यवस्थापन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में 0 से लेकर, जैसे असेंडिंग नंबर है तो 0 से लेकर 100 या आगे तक कहीं तक भी, और डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया उदाहरण 1 से 5 तक की संख्या दी गई है, यह असेंडिंग ऑर्डर में, और या इसके विपरीत 5 से उल्टी संख्याएं चला दी गई हैं, 5 4 3 2 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्रमीकरण यानी कि हम ऑर्डर से समझ सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विपरीत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह धारणा समझ में आ जाती है कि अ ब से बड़ा हो सकता है और 100 से छोटा हो सकता है, यानी कि ये केवल एक उदाहरण के रूप में लिया गया है कि अ ब से बड़ा है और 100 से छोटा है। विद्यार्थी संबंधों के साथ साथ संबंधों के पदानुक्रम को समझने लगता है, जैसे कि जो हमें दी गई हैं चीज़ें उनके बीच में संबंध स्थापित करने में, या पदानुक्रम यानी कि हायरार्की से हम समझ सकते हैं। हायरार्की यानी कि जैसे होता है कि परदादा से, जैसे परदादा हैं फिर उसके बाद दादाजी आ गए, फिर उसके बाद पिताजी आ गए, वैसे एक हायरार्की हमारी है फैमिली में। तो वैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे जीवधारी है
जीवधारी में फिर आ जाते हैं सरीसृप, सरीसृप में आ जाते हैं फिर सांप। यहाँ पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ऐसे उसमें योग्यताएं आने लग जाती हैं बच्चे में, और ये क्रमीकरण का एक उदाहरण के रूप में हमने समझा था। तो इस अवस्था में विद्यार्थी संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमीकरण जैसी संक्रियाओं को करना सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मकता अवस्था में विद्यार्थी चिंतन की पूर्ण और तार्किक क्रमबद्धता को विकसित कर लेता है। यह चिंतन की प्रणाली फिर भी भौतिक सच्चाई से जुड़ी हुई है। यह तार्किकता मूर्त परिस्थितियों पर आधारित है, जो व्यवस्थित, वर्गीकृत और जोड़ तोड़ से संबंधित है। इस अवस्था का बालक फिर भी अमूर्त परिकल्पनीय समस्याओं और संकल्पनाओं पर तर्क करने में असमर्थ होता है। यानी कि यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात चल रही थी। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 11 वर्ष से वयस्क होने तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक 11 वर्ष से लेकर परिपक्व होने तक रहता है। भारत समेत अन्य देशों में भी यह अवस्था होती है जब विद्यार्थी अपनी जूनियर या सीनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में होते हैं। यानी कि ये अवस्था तब होती है जब जूनियर या सीनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में होते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे कक्षा 6 या 7 में प्रवेश करते हैं, और इस अवस्था का अंत होते होते वह हाई स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में होते हैं। यानी कि जब ये अवस्था ख़त्म होने लग जाती है। परंतु कुछ बच्चे अपने विद्यालय जीवन के पूरे समय तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही रहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमने अभी पीछे जाना था, तीसरी अवस्था जो थी। और कई बार तो वो यह भी होता है कि संपूर्ण जीवन काल में वह इसी अवस्था में रहते हैं, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं जा पाते हैं। हालांकि विद्यालय में विद्यार्थियों को कुछ नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनका समाधान करने में विद्यार्थी ठोस या मूर्त संक्रियाओं को प्रयुक्त करते हुए भी नहीं कर सकता है, और ऐसा करते हुए वे अंतोगत्वा असफल रहते हैं। अंतोगत्वा यानी कि अल्टीमेटली असफल रहते हैं, अल्टीमेटली फेल रहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान जब एक वक्त पर जब कई सारे चर एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में कुछ नियंत्रित चर और कुछ कार्यरत और कुछ प्रयोगात्मक चरों के समूह को हेरफेर करते हुए संचालित किया जाता है, ताकि संभावित परिणाम प्राप्त हो सके। पियाजे ने इस प्रकार की मानसिक संक्रियाओं को औपचारिक संक्रिया का नाम दिया। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन से, ऑपरेशन यानी कि किसी कार्य से है। औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर पूर्व की सभी संक्रियाएं और क्षमताएं पूर्ण शक्ति एवं वेग में जारी रहती हैं। व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तनीय और संगठित औपचारिक चिंतन चलता है। व्यक्ति में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह क्या है और क्या हो सकता है के विषय में चिंतन कर सकता है। विद्यार्थी उन स्थितियों के बारे में भी चिंतन कर सकता है जिसे उसने अपने वास्तविक जीवन में कभी भी महसूस न किया हो। एक उदाहरण के रूप में जान लेते हैं कि कक्षाओं में कुछ निबंध पूछे जाते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो, यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो कैसा होता है, क्या होता है। इन चीज़ों को विद्यार्थी अपने वास्तविक जीवन में कभी अनुभव किया नहीं होता है, यानी कि इन चीज़ों को कभी उसने अपने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो तो एक स्टूडेंट है। वो प्रधानाचार्य कैसे बन पाएगा अभी के टाइम पर? हो सकता है वो भविष्य में बन पाए, लेकिन अभी के टाइम पर वो केवल एक स्टूडेंट है। और जैसे प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्योंकि वो अभी एक स्टूडेंट है, प्रधानमंत्री हो सकता है भविष्य में बन जाए, लेकिन अभी केवल उसके यहाँ पर विचार जाने देंगे। इस पर अवस्था में यदि उससे इन विषयों पर निबंध लिखने को कहा जाए तो विद्यार्थी कल्पना करते हुए इन विषयों पर निबंध लिख सकता है। यह निबंध वे विद्यार्थी नहीं लिख सकते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जो पिछली अवस्था थी हमारी, जिसको हम थर्ड वाली अवस्था में जाना था। विद्यार्थी इन चीज़ों के लिए परिकल्पनीय निगमनात्मक तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। उनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी छोटे बच्चे से पूछ लिया जाए कि यदि सूर्य निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, और जो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होंगे उनका एक बिल्कुल साधारण सा उत्तर होगा कि धूप निकलनी बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा केवल। और जो इस वाली अवस्था में होंगे, औपचारिक संक्रियात्मकता वाले स्तर पर होंगे, उनके उत्तर इस प्रकार से हो सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पौधों में, और या ऑक्सीजन नहीं बनेगी, या हो सकता है उनका उत्तर आ जाए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी नहीं होगी, पूरे संसार में ठंड हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी बहुत से क्षेत्रों में। तो इस प्रकार के उत्तर उनके हो सकते हैं जो बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर होंगे। औपचारिक चिंतक एक परिकल्पनीय स्थिति है और उसके बाद उसके परिणाम को निगमनात्मक रूप से समझ सकते हैं। सिर्फ निगमनात्मक ही नहीं बल्कि इस अवस्था के विद्यार्थी आगमनात्मक रूप से भी चिंतन कर सकते हैं या किसी विशिष्ट वस्तु से सामान्य नियमों का बोध कर सकते हैं। परिकल्पित रूप से सोच पाने की योग्यता विकल्पों पर विचार करती है और सभी संभावित संयोगों की पहचान करती है और स्वयं के विचारों का विश्लेषण करती है। किशोरावस्था में विद्यार्थी उन चीज़ों के विषय में भी परिकल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। इस अवस्था की एक और विशेषता
किशोर अहम केंद्रण है। अहम केंद्रण के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था, इसी मतलब यही जो वीडियो थी उसके पिछले पार्ट में जाना था, पार्ट फर्स्ट में जाना था, वहाँ पर जाकर आप अहम केंद्रितता को समझ सकते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अहम केंद्रण से काफ़ी अलग होती है। पूर्व संक्रियात्मकता अवस्था के बच्चों की तरह किशोर यह मानने से इनकार कर देते हैं कि किसी अन्य का अलग दृष्टिकोण या अलग मान्यताएं या अलग विश्वास हो सकता है, बल्कि किशोर अपने विचारों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और केंद्रित रहते हैं। यानी कि जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनका दृष्टिकोण है वो केवल उसी को ही सच मान सकते हैं। वो इस चीज़ से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं कि किसी अन्य का भी कुछ अन्य दृष्टिकोण हो सकता है उसी ही चीज़ को लेकर। जैसे मान के चल लेते हैं, मेरे सामने कोई बक्सा रखा हुआ है, मैं उसको घन कहता हूँ या बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में कह देता हूँ कि इसका शेप एक स्क्वायर की तरह है, या उसको वैसे घन कहते हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हो सकता है दूसरे का भी दृष्टिकोण वो घन ना होकर घनाभ हो, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि वो घनाभ है, तो मेरा और अहम केंद्रितता ऐसी होगी कि मैं बोलूँ कि ये केवल एक घन ही है, घनाभ नहीं है, और मैं बिल्कुल ही उस चीज़ से इनकार करूँगी कि ये घनाभ भी हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि वो दूसरा आदमी सही कह रहा हो। वे अपनी अभिवृत्ति को विश्वास को विश्लेषित करते हैं। उन्हें उनके एक श्रोता समूह या दर्शक वर्ग की एक कल्पना होती है और उन्हें लगता है कि सब उन्हें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जैसा उन्हें लगता है कि कक्षा में उनका उत्तर सही नहीं था, जिसके लिए कक्षा में सभी विद्यार्थी मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, यानी कि ये उनकी सोच होती है इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।